देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मुद्दे दोस्त चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे बीएमसी के चुनाव में आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने 32 सीटों को लेकर कर दिया कुछ इस तरीके का हेर फेर की आखिरकार महागठबंधन को ही मिलेगी बड़ी सफलता। बताएंगे क्या है पूरा कारण दोस्तों, किस तरीके से 227 सीटों वाले बीएमसी के चुनाव में 32 सीटों पर शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के साथ में बीजेपी की सीधी लड़ाई सेट कर आई है कांग्रेस पार्टी। बताएंगे किस तरीके से होने वाला है ये पूरा मुकाबला दोस्तों और क्या मिलेंगे समीकरण के फायदे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 74,000 करोड़ के बजट वाले बीएमसी में शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के बड़े नेता के आवास पर जाकर जमकर हमला किया है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला और बीएमसी के चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार ने भरा डुप्लीकेट फॉर्म। इसके बाद हो गई है बड़ी कार्रवाई। साथ साथ बताएंगे केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ सम्राट चौधरी और योगी आदित्यनाथ से प्रचार कराएगी भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद शिवसेना की ओर से एक ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों जो काफी ज्यादा अजीबोगरीब तरीके की खबर है दोस्तों। बताएंगे किसका नामांकन पत्र के एबी फॉर्म को छीनकर दूसरा व्यक्ति निकल गया दोस्तों। इसी के साथ में एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 74,000 करोड़ के बीएमसी जो गोवा और महाराष्ट्र से भी ज्यादा बजट रखता है, वहां पर परिवर्तन इस बार होकर रहेगा और मराठी समाज के लोगों के पास अंतिम मौका है बीजेपी के दबदबे के कारण मराठी दबदबा कम होने का बदला निकालने का। और इस बार परिवर्तन महाराष्ट्र के मराठी वोटों में खासकर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एशिया के सबसे बड़े महानगर पालिका जिसके पास सबसे ज्यादा 74,000 करोड़ का बजट है बीएमसी के चुनाव दोस्तों, इसमें 227 सीटों को लेकर लगातार राजनीतिक सुगबुगाहट तेज है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर तीसरा मोर्चा बनाकर पार्टी को मैदान में उतारने का फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने साथ में दो छोटी पार्टियों को भी रखकर मैदान में उतरने का फैसला लिया था दोस्तों। कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ साथ महादेव जानकर की आरएसपी पार्टी को साथ में रखकर गठबंधन बनाया गया। कांग्रेस पार्टी 165 पर चुनाव लड़ रही है और 62 पर प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को चुनाव लड़ना था दोस्तों। और महादेव जानकर को 10 सीटें कांग्रेस पार्टी ने दी थी और यह गठबंधन अपने आप में स्थानीय स्तर का गठबंधन था। और कांग्रेस पार्टी ये नया एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कर रही है दोस्तों। ऐसे में एनसीपी एसपी से कांग्रेस पार्टी ने यानी शरद पवार की पार्टी से कांग्रेस ने वादा करते हुए 20 सीटें देने की बात कही थी, लेकिन शरद पवार की पार्टी मान नहीं रही दोस्तों। हालांकि इससे कोई खतरा है नहीं, क्योंकि अकेले शरद पवार चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी के लोग उम्मीदवार उतारेंगे तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। अगर चाचा भतीजे मिलकर उम्मीदवार उतारते तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता, लेकिन चाचा भतीजे दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और शरद पवार ने गठबंधन बीएमसी में नहीं बनाने का फैसला लिया है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की एक चाल आखिरकार महागठबंधन को बड़ा फायदा पहुंचा रही है। जो अपडेट है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने टोटल अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ में 195 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है और बाकी 32 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने यानी वंचित बहुजन अघाड़ी, कांग्रेस पार्टी और आरएसपी ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शिवसेना, यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका गठबंधन इन 32 सीटों पर काफी मजबूत है दोस्तों। हालांकि कांग्रेस पार्टी का औपचारिक गठबंधन इनके साथ में नहीं है, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने फैसला लिया कि इन 32 सीटों पर बीजेपी और मराठी समाज के वोटों को एकजुट करने के लिए मैदान में उतरे दोनों ठाकरे भाइयों का मुकाबला होने देना चाहिए। यानी बीजेपी वालों को इस बार मराठी समाज के लोगों के गुस्से का डायरेक्ट सामना करने देना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार उतार देती या कांग्रेस का कोई भी सहयोगी उम्मीदवार उतार देता तो वोट यहां पर अलग अलग विभाजित हो जाते और फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने फैसला लिया कि वो 32 सीटों पर तो अपने उम्मीदवार उतारेंगे नहीं, जिसमें वंचित बहुजन अघाड़ी सबसे आगे निकली दोस्तों। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी ने कहा कि वो दिए गए कांग्रेस पार्टी के द्वारा 62 सीटों में से 16 सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी 16 सीटें छोड़कर दोनों ठाकरे बंधुओं को जीतने का मौका दिया है दोस्तों। ऐसे में ठाकरे बंधु इस बात पर पूरी तरीके से खुश नजर आ रहे हैं और संजय राउत ने क्योंकि राहुल गांधी को फोन किया था तो उसका असर अब दिखाई देने लगा है। कुल मिलाकर बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की रणनीति काफी काम आने वाली है दोस्तों। वरिष्ठ शिवसेना, यूबीटी के नेता कहते हैं कि अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इन सीटों को छोड़ा है। 32 सीटों पर हम लोगों को फायदा मिलेगा और मराठी वोट एकजुट होंगे और बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा जो मराठी राजनीति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि हमारे गठबंधन की घोषणा के बाद से सत्ताधारी दल के लोग बौखला चुके हैं। उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों 32 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारा। कांग्रेस ने कहा कि हमारी मर्जी, हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी वाले समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर नहीं लड़ रही है ताकि ठाकरे बंधु यहां पर जीत जाए। और इन सीटों पर एनसीपी भी नहीं लड़ रही है, यानी एनसीपी शरद पवार गुट भी नहीं लड़ रहा है दोस्तों। तो इनडायरेक्ट तरीके से यहां पर एक गठबंधन है जिसमें ठाकरे बंधु है, कांग्रेस पार्टी का पूरा गठबंधन है और एनसीपी एसपी वाले हैं। तो पूरा का पूरा महागठबंधन इस सीट पर चुनाव लड़ रहा है। जबकि अजित पवार ने उम्मीदवार इन 32 सीटों पर उतार दिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वोट अजित पवार की पार्टी डिवाइड करेगी, बांटेगी और इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं किसी सूझबूझ के साथ, पूरी रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी को मैदान में उतरना चाहिए और एकदम सही तरीके से कांग्रेस पार्टी ने यहां पर सीटों का बंटवारा किया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के गुट के बीच में आपस में कुछ भी नहीं बन रही है दोस्तों। सीट बंटवारे को लेकर जारी लगातार घमासान के बाद अब शिंदे गुट के समर्थकों ने वार्ड नंबर 3 से बीजेपी के उम्मीदवार सुनीता वनमाने के इजराइल नगर स्थित घर पर जाकर हमला बोल दिया दोस्तों। देर रात घर के सामने खड़ी कार और दोपहिया वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई। यानी सांगली जिले के मिराज शहर के अंदर उस वक्त राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के लोग भारतीय जनता पार्टी के ही नेता के ऊपर जाकर अटैक करने लगे दोस्तों। मिराज पुलिस थाने में यह मामला दर्ज करवाया गया है। यह अजीब ही तरीके का गठबंधन चल रहा है जहां पर एक सहयोगी पार्टी का नेता अपने ही दूसरे पार्टी के नेता के साथ बदतमीजी कर रहा है दोस्तों, उसके घर में जाकर तोड़फोड़ कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना एकनाथ शिंदे का जो गठबंधन है वो इसी तरीके का है, जुगाड़ है, यानी जैसे तैसे सरकार में बने रहना है। और ये जुगाड़ ज्यादा दिन चलेगा नहीं, धीरे धीरे करके ठाकरे बंधु मराठी वोटों को एकजुट करके एक नया फ्रंट तैयार कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी को इकट्ठा करके और अलग अलग जाति समूह के लोगों को इकट्ठा करके जो आंदोलन कर करके अपनी मांगों को लेकर लगातार बीजेपी को घेरते हैं, उन वोटों को इकट्ठा करके एक नई रणनीति के साथ महाराष्ट्र में मैदान में उतर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही से महाराष्ट्र की राजनीति में महागठबंधन या यूं कहिए पूरा विपक्ष ही अच्छी गोटियां सेट कर रहा है, रणनीतियां सेट कर रहा है, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें मुंबई के अंदर महानगर पालिका चुनाव के अंदर बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर मचे घमासान के बीच में एबी फॉर्म यानी पार्टी के द्वारा जो किसी व्यक्ति को फॉर्म दिया जाता है और कहा जाता है कि आप मेरे उम्मीदवार हो, एबी फॉर्म बीजेपी के उम्मीदवार का नकली निकला है दोस्तों। प्रभाग क्रमांक 173 में बीजेपी के इच्छुक उम्मीदवार असली एबी फॉर्म की जगह डुप्लीकेट कलर जेरोक्स कराकर फॉर्म जमा करने के लिए पहुंच गए दोस्तों। आवेदन भी उन्होंने कर दिया और क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार ने आवेदन कर दिया और यहां पर शिंदे का उम्मीदवार पहले से ही मैदान में उतरा हुआ था, तो कंफ्यूजन की स्थिति हो गई कि इस सीट पर शिंदे का कैंडिडेट यानी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। इसके बाद जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने गलत एबी फॉर्म यानी पार्टी के समर्थित पत्र को गलत तरीके से दिया है। असली में वो पत्र उनको नहीं दिया था बीजेपी ने, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहीं से फोटोकॉपी करवाकर एबी फॉर्म को जमा करवा दिया। आप लोग इस पर दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। यानी बीजेपी के अंदर ही खुद ही फर्जीवाड़ा चल रहा है, अपने में ही फर्जीवाड़ा चल रहा है। गठबंधन में 137+90 का फॉर्मूला तैयार किया गया है, लेकिन ये फॉर्मूला अभी चल नहीं रहा क्योंकि ग्राउंड स्तर पर एक एक पार्टी के दो दो तीन तीन उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर महाराष्ट्र में 15 जनवरी को बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। 29 महानगर निगमों के अंदर भी इस दौरान चुनाव होंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडा तय करना चाहती है बीएमसी के चुनाव में और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बाहर से लोगों को बुलाकर प्रचार करवाना चाहती है। यूपी बिहार से लोगों को लाकर, नेताओं को लाकर प्रचार करवाना चाहती है। यानी खुलेआम महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने मिलकर मराठी मानुस का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है दोस्तों। बाहरी वर्सेस मराठी वाला पूरा कार्ड चला जा रहा है। संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी मराठी लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मीरा भायंदर महानगर पालिका में हिंदी भाषी मेयर को चुनाव सुनिश्चित किए जाने के प्रयास को लेकर बीजेपी के नेता कृपा शंकर पर भी टिप्पणी की गई है। संजय राउत ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार से नेताओं को लाकर महाराष्ट्र के बीएमसी में प्रचार करवाना चाहती है क्योंकि नॉन मराठी को यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक मेयर के तौर पर नियुक्त करना चाहती है। महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र पर नॉन मराठियों का कब्जा करवाना चाहती है और महाराष्ट्र में हमेशा से यह लड़ाई रही है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पर किसका दबदबा रहेगा। मराठी समाज के लोग कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि महाराष्ट्र में रहकर मराठी समाज के लोग मुंबई पर अपना कब्जा ना कर पाए और बाहर से अगर कोई वहां कब्जा कर ले। इसीलिए योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और सम्राट चौधरी से जो बीजेपी बीएमसी चुनाव में प्रचार कराने पर विचार कर रही है, इस पर संजय राउत ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गैर मराठियों को आगे बढ़ाने और मराठियों को दबाने का दावा किया है दोस्तों। यानी खुलकर मराठी कार्ड खेला जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि यही सबसे बड़ा कारण बनेगा भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की पार्टी का बोरिया बिस्तर बांधने का, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कभी भी मराठी समाज नहीं चाहता है कि उनके हाथ से बीएमसी जैसी ताकतवर महानगर पालिका चली जाए और भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों के मन में शंकाएं होती है कि वो नॉन मराठियों को बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचाकर महाराष्ट्र का पूरा स्वरूप बदल देंगे। और यही बड़ा कारण है कि मराठी समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए दोनों ठाकरे बंधुओं पूरी ताकत लगाते हुए नजर आएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए गठबंधन नहीं किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारतीय और तमाम लोग वोट डालते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एमएनएस के साथ में गठबंधन कर लेती तो फिर नॉन मराठी वोट जो दूसरी तरफ पूरी तरीके से पोलराइज होगा, वो वोट भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलता और कांग्रेस पार्टी खतरा नहीं लेना चाहती थी। एकदम सही डिसीजन लिया गया है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव के अंदर एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला दोस्तों। दरअसल पुणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार एबी फॉर्म को फाड़कर गले से निकल गए और अपने उम्मीदवार को उन्होंने फॉर्म नहीं भरने दिया। दरअसल मामला है धनकावाड़ी सहकार नगर वार्ड कार्यालय में, जहां पर शिवसेना के उम्मीदवार उद्धव कांबले के खिलाफ भारतीय विद्यापीठ थाने में मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों पुणे शहर के वार्ड संख्या 35 में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम के चुनाव के लिए शिवसेना के 2 उम्मीदवारों को एबी फॉर्म जारी किए गए थे। इसी बीच शिवसेना के उम्मीदवार कांबले ने मच्छिंद्र धवले को मिले एबी फॉर्म को उनसे छीन लिया और उसे फाड़कर वो खा गए। सरकारी कर्मचारी से छीन लिया गया दोस्तों, और इसीलिए इस पर मामला दर्ज कर दिया गया है। यानी 2 उम्मीदवार की जगह केवल एक ही उम्मीदवार होगा, लेकिन कांबले के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया दोस्तों। यह अजीबोगरीब तरीके का मामला था। यानी 2 उम्मीदवार पार्टी उतार रही थी, लेकिन 2 उम्मीदवार में एक का नामांकन बाद में वापस हो जाता, जो अमूमन होता आया है अभी तक, लेकिन पहले ही खा लिया गया। तो कहीं ना कहीं एक ही उम्मीदवार अब रह गया है। तो कांबले चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कांबले जिन्होंने ये फाड़कर खा लिया पेपर, अब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है कि सरकारी अधिकारी के काम में बाधा पहुंचाने से जुड़ा हुआ मामला। हालांकि अब चुनाव वो अकेले लड़ रहे हैं, तो हो सकता है वो जीत भी जाए, लेकिन अजीबोगरीब तरीके का मामला था दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें हरियाणा में नए साल पर कांग्रेस पार्टी के कई सारे दिग्गज नेता जुटने वाले हैं दोस्तों। इसमें सबसे बड़ा नाम है राहुल गांधी का। 2 दिन रहकर हरियाणा उत्तराखंड के कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। पार्टी ने ये योजना बनाई है और आगामी राजनीतिक लड़ाई के लिए सभी को मंचों पर लाने का फैसला लिया है और जिले के साथ साथ बूथों पर लड़ने के लिए भी तैयार करने की रणनीति बनाई जा रही है। 13 तारीख से लेकर 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है। इसमें राज्य के अंदर संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत नियुक्त किए गए जिला अध्यक्षों के लिए कैंप दिशा तय किए जाएंगे और प्रशिक्षित शिविर के अंदर ब्रह्म सरोवर के समीप पंजाबी धर्मशाला में आयोजित इस बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी 10 दिनों तक हरियाणा में बीजेपी को हराने की रणनीति पर चर्चा करेगी और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के संगठन को वापस से पुराने उसी हरियाणा के संगठन की तरह सामने रखा जाए, जो कांग्रेस पार्टी का हरियाणा संगठन लगातार 3 बार चुनाव जीता था और 15 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्योंकि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का संगठन चुनाव लड़ा करता था, लेकिन अब नेताओं के आधारित संगठन होने के कारण स्थिति काफी कमजोर हो गई है और राहुल गांधी खुद इस पूरे 10 दिनों के प्रवास में 2 दिन मौजूद रहेंगे। यानी बाकी दिन अन्य नेताओं के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें दिग्विजय सिंह पार्टी के वॉर रूम के प्रभारी, शशिकांत सेंथिल और झारखंड के प्रभारी के राजू और केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद जैसे कई नेता मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी 2 दिन रुकेंगे और दोनों दिन पार्टी के जिला अध्यक्षों से बातचीत करेंगे। उनको बताएंगे कि पार्टी को कैसे चुनाव लड़ना है, जिला अध्यक्षों का काम क्या है, बूथ स्तर पर कैसे संगठन का विस्तार करना है, कैसे एक बूथ पर 5-5, 10-10 नेताओं की फौज तैयार करनी है, जो ये सुनिश्चित करे कि सब लोग घर से बाहर निकले, यानी कांग्रेस का एक वोटर घर से बाहर निकले और वोट करे। संगठन मजबूत होगा तभी जाकर जिला मजबूत होगा, और जिला मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा, और प्रदेश मजबूत से फिर राष्ट्र मजबूत होगा, यानी जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो मजबूत होगी। और एकदम टॉप टू बॉटम की जगह बॉटम टू टॉप के अप्रोच के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। पहले बूथ मजबूत करो, फिर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और ज्यादा मजबूत होगा बूथ के मजबूत होने से। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अंततोगत्वा लड़ाई तो बूथों पर लड़ी जाती है, राष्ट्रीय नेता चाहे कितना भी प्रचार कर ले, कितना भी नैरेटिव बना ले, अंततोगत्वा बूथ पर जो ज्यादा वोट पड़वाएगा उसी पार्टी को जीत मिलेगी। और इसीलिए नैरेटिव वगैरह का काम राष्ट्रीय नेताओं का होता है, लेकिन असली लड़ाई तो बूथ कार्यकर्ता लड़ते हैं। इन्हीं बातों पर कांग्रेस पार्टी ध्यान रखते हुए अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब जिला अध्यक्षों को समझा रही है कि कैसे बूथ पर संगठन का विस्तार करना है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जिसमें मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ ने 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी के चुनाव के लिए पार्टी का दृष्टिकोण जारी किया है और इसमें दावा किया गया है कि महानगर को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना और पारदर्शी जवाबदेही शासन प्रदान करना। गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि बीएमसी में सत्तारूढ़ महायुति के प्रशासन ने पिछले कई वर्षों के मुंबई वासियों के अधिकारों और धन की लूट की, जिस कारण नागरिक सेवाएं ठप हो गई, शासन व्यवस्था विफल हो गया। मुंबई के लोगों को हमें विश्वास दिलाना है कि मुंबई के लोगों का विकास बहुत तेजी से हो सकता है। मुंबई को एक अच्छा शहर बनाना है जहां पर कूड़ा कटकर ना हो और ऐसी स्थिति बने जो मुंबई दुनिया भर के अंदर सबसे सुंदर शहरों में से एक लगे, यानी एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, सबसे ज्यादा पैसा है इनके पास, तो उस तरीके से लगना भी चाहिए। और भ्रष्टाचार जो लगातार सामने आ रहे हैं उस पर जोर शोर से आवाज उठाई गई है। बीएमसी पर कई सालों तक बीजेपी और शिवसेना का कब्जा रहा है दोस्तों। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में वे सारे नेता है जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। ऐसे में इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
उत्तर प्रदेश के अंदर निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR को लेकर एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। 27 दिसंबर तक 2,88,00,000 चुनाव फॉर्म इकट्ठा नहीं हो पाए। आधिकारिक आंकड़े में यह जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि इसके पीछे मुख्य कारण प्रवास और स्थानांतरण है। मतदाता की मौत और दोहरा नामांकन भी सामने आया है और यह आंकड़ा जो बताया गया अपने आप में चौंकाने वाला है। 2,88,00,000 यानी 27 दिसंबर तक यह हाल है। अगर 3 दिन में और ज्यादा हम जोड़ लेंगे दोस्तों तो तकरीबन अगर 88 लाख लोगों ने और फॉर्म दे दिया 4 दिन 5 दिन के अंदर में, तब भी तो 2 करोड़ लोगों का हिसाब किताब इस SIR के अंदर हो जाएगा और उनका नाम कट जाएगा। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि SIR में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटने पर क्या चुनाव आयोग रीवेरिफिकेशन करवाएगा या फिर सीधा इनके नाम काट देगा? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि उनका PDA गठबंधन तो पूरी तरीके से एक्टिव है। PDA के लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक भी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का वोट ना कटे और PDA प्रहरी काम पर लगे हुए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ही कह रहे थे कि 4 करोड़ लोगों के जो नाम अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनमें ज्यादातर 90% भाजपाई है। तो क्या ये 2,77,00,000 जो फॉर्म नहीं आए हैं ये ज्यादातर भाजपाई है? सवाल तो उठेगा ही उठेगा। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे और MNS ने गठबंधन बनाकर मैदान में उतरने का फैसला लिया है दोस्तों। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर लगभग 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत चलती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों गठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर कुछ सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ऐसे में राज्य के अंदर अलग अलग नगर निगम के अंदर किस तरीके से चुनाव लड़ना है, इस पर चर्चाएं लगातार जारी है। अब देखते हैं जल्द अनाउंस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर एक अजीबोगरीब मामला सामने आता है, जहां पर SHO साहब एक व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम बांग्लादेशी तो नहीं हो? SHO अजय शर्मा ऐसा पूछते हैं और जब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं बांग्लादेशी नहीं हूं, मैं तो बिहार के अररिया से यहां पर आया हूं, इसके बाद SHO साहब अजय शर्मा पीठ पर एक मोबाइल फोन लगाते हैं और मोबाइल फोन लगाकर दावा करते हैं कि तुम तो बांग्लादेशी हो। यानी दोस्तों फोन से वो समझ जा रहे हैं कि कौन बांग्लादेशी है कौन नहीं है। यानी एक अजीबोगरीब तरीके का मामला सामने आ रहा है और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। सोचिए, नागरिकता तय करने के लिए फोन पीठ पर लगाकर नागरिकता तय की जा रही है। आप लोग अगर मानते हैं कि साफ तौर पर लोगों के मन में भ्रम डालने की कोशिश की जा रही है और जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको ही ये टारगेट किया जा रहा होगा और SHO की कार्यशैली पर सवाल गंभीर तरीके से उठते हैं कि ये कौन होते हैं जो लोगों के पीठ पर मोबाइल लगाकर समझ जाते हैं कि कौन बांग्लादेशी है कौन भारतीय है। ये कौन से तरीके का टेक्नोलॉजी है? इसका जवाब देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जनता में दबाव बनाने के लिए और जनता को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का ये एक तरीका है और आप लोग जानते हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करती है दोस्तों, गंभीर सवाल उठते हैं SHO अजय शर्मा के ऊपर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जहां पर इतने दिनों तक असम के अंदर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा को समझ में आ गया कि इन कार्ड से कुछ फायदा होगा नहीं। बड़े बड़े दावे वो कर रहे थे कि घुसपैठियों को निकाल देंगे, मियां समाज के लोगों को निकाल देंगे, लेकिन तमाम तरीके की बातें करने के बावजूद उनको ये समझ में आ गया कि इन मामलों से वोट तो मिलेगा नहीं। और कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने जिस तरीके से इनको असली मुद्दों पर घेरा हुआ था दोस्तों, चाहे करप्शन का मामला हो या फिर जुबिन गर्ग के संदिग्ध मौत का मामला हो या फिर SC समाज के लोगों को ST स्टेटस देने की मांग पर किया गया वादा जो अब तक पूरा नहीं किया गया। चाय बगान के ज्यादातर SC समाज के लोग ST स्टेटस की मांग करते हुए मैदान में उतरे हुए हैं। लगभग 6 ऐसे समुदाय हैं और इन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी असम में भारी दबाव में चल रही है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब बीजेपी वाले वही कार्ड खेलने जा रहे हैं जो इन्होंने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर खेला था। यानी अब महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 20 फरवरी को असम की 37 लाख महिलाओं के खाते में 8,000 रुपए डाल दिए जाएंगे। यानी जिस तरीके से बिहार में पैसा देकर चुनाव जीता गया दोस्तों, उसी तरीके से 20 फरवरी को 37 लाख महिलाओं के अकाउंट में 8,000 रुपए डालकर यानी 8,000 रुपए हर महिला को देकर चुनाव को फिर से खरीदने की कोशिश की जा रही है। यानी ये एक नए तरीके का ट्रिक चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव से पहले अपनाते हैं और पैसा अकाउंट में पहुंचाकर चुनाव जीत जाते हैं। और इससे पता चल रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं देश में अब चुनाव फ्री एंड फेयर तो नहीं रहे हैं, पैसा बट रहा है और वोट मिल रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव से चंद महीने पहले या यूं कहिए कि लगभग 1 महीने पहले इस तरीके से पैसा देकर वोट खरीदने की साजिश करना यह साफ तौर पर चुनाव के निष्पक्षता के खिलाफ है और इसीलिए चुनाव आयोग को इस पर रोक लगानी चाहिए। ज्ञानेश कुमार को स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहिए कि चुनाव के दरमियान उसके 1-2 महीने के पहले इस तरीके से पैसे नहीं भेजे जा सकते। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं हिमंत बिस्वा शर्मा को समझ में आ गया है कि बिना पैसे बांटे तो नैया पार लगेगी नहीं, तो पैसे बांट ही देते हैं। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर
विधानसभा चुनाव के एक साल पूरा होने के बाद झारखंड प्रदेश भाजपा के संगठन ने फैसला लिया है कि अब उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ेंगे। नए साल के पहले सप्ताह में ही पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन को लेकर रोड मैप तैयार कर रही है और नगर निकायों पर पार्टी का हल्ला बोल होगा। निकाय चुनावों में हो रही देरी को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश भाजपा 5 जनवरी से 8 जनवरी तक राज्य के सभी 49 नगर निकायों के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करेगी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन भी सौंपेंगे। झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर पहले दावा किया जाता कि बीजेपी वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन को लेकर प्रयास कर रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा पलटी मारेगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी वालों को ठेंगा दिखा दिया और कह दिया कि तुम्हें जो करना है तो करो। उसके बाद अब बीजेपी वाले आंदोलन करने की धमकियां दे रहे हैं। दोस्तों देखते हैं बीजेपी का आंदोलन जो 5 से 8 जनवरी को चलेगा वो किस तरीके का होता है। साथ साथ पुणे के नगर निकाय के चुनावों को लेकर एक नई अपडेट आई है। पार्टी ने एक उम्मीदवार पूजा मोरे को मैदान में उतारा दोस्तों, और पूजा मोरे जो धनंजय जाधव की पत्नी है। बीजेपी ने पुणे नगर निगम के चुनाव में उम्मीदवार बनाया, लेकिन टिकट मिलने के बाद उन पर सवाल खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हुए। शरद पवार गुट की नेत्री रही है। शादी के बाद वो पुणे शिफ्ट हो गई और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कई आरोप लगाए थे। इन तमाम तथ्यों को सामने आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर जो कार्यकर्ता है, जो ट्रोल का भी काम करते हैं दोस्तों, उन्होंने अब अपने ही नेत्री को ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहा कि जो पूजा मोरे है वो पहले मराठा आरक्षण आंदोलन में शामिल थी और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी एसपी शरद पवार गुट की तरह पार्टी पर निशाना साधती थी और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी बयान दिया करती थी। इसीलिए उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, किसी और उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहिए। अब कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी बाहर से ला लाकर लोगों को चुनाव लड़वा रही है दोस्तों। तो ये तो होना ही होता है कि बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले को भी भाजपा को टिकट देना पड़ता है। तो पार्टी के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। हालांकि पार्टी के जो बड़े नेता है वो इस बात पर ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि उनको तो ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो जीत कर दे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जाए, दूसरी पार्टी का हो, तीसरी पार्टी का या कोई भी हो। भाजपा वाले केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसके लिए चाहे जो भी जुगाड़ लगाना पड़ जाए। इसी के साथ में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं तो इनको अमित शाह के बगल वाला बंगला, बड़ा सा बंगला दिया जाएगा दोस्तों। यानी इनके लिए स्पेशल बगल वाला बंगला खाली करवाया गया है। जबकि भारत के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ रहने के लिए जगह मांग रहे हैं, उनको दिल्ली में कोई जगह अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। और कई सारे वरिष्ठ लोग हैं जो अलग अलग जगह में दिल्ली में रहना चाहते हैं, लेकिन उनको जगह नहीं दी गई। लेकिन बिहार के एमएलए के पोस्ट पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अमित शाह के बगल वाला बंगला दिया जा रहा है। इससे समझ में आ रहा है दोस्तों कि अमित शाह पूरी तरीके से नितिन नवीन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसीलिए बगल वाला बंगला दिया गया है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।